हेलो फ्रेंड्स, मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का TSE द स्ट्रगलर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे फॉर योर स्ट्रगल विथ योर स्ट्रगल। सो दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक फ्री सेशन स्टार्ट किया है, एक फ्री बैच स्टार्ट की है जिसमें रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, डिटेल में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। सो उसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी स्टूडेंट आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपका स्टेट पीएससी, यूपीएससी, पुलिस एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है यूनियन बजट 2021-22। हमें पता है कि 1 फरवरी, 1 फरवरी 2021 को हमारे जो फिनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने हमारा 2021-22 फिजिकल ईयर के लिए बजट पेश किया, यूनियन बजट पेश किया। सो उसके बारे में डिटेल में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक ये बजट जो टर्म है, ये बजट टर्म है, उसको पहले एक समझ लेते हैं कि क्या है ये बजट। देखिए, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, एकदम हमारे रोज़ बरोज़ जो लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं उसको लेके समझेंगे। देखिए, आप एक फैमिली ले लीजिए, कोई भी एक फैमिली है। फैमिली की कुछ इनकम है और उसके कुछ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये एक फैमिली है। फैमिली में सपोज करिए 4 लोग रहते हैं, उसकी कुछ इनकम है, उसके कुछ एक्सपेंडिचर है। अभी एन नंबर ऑफ इनकम हो सकते हैं, समझ लीजिए कि इनकम के 4 सोर्स है, ये 4 सोर्स से उनकी इनकम आती है फैमिली में, और एक्सपेंडिचर के भी 3-4 सोर्स है, उसको हम बाइफरकेट कर ले। तो ये जो एक फैमिली का पूरा रिपोर्ट रेडी होता है हर मंथ का, हमारी फैमिली है इसलिए हम हर मंथ के लिए जो है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। हमें पता होता है कि हर मंथ हमारा कितनी जो है वो हमारी आमदनी आएगी, कितनी इनकम आएगी और सामने कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा होगा। सो ये एक रिपोर्ट हमें पता होता है। हम उसको लिखते नहीं है कहीं पे भी या पेश नहीं करते कभी भी, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी इनकम क्या है और हमारी एक्सपेंडिचर क्या है, जो हम मंथली कैलकुलेट करते हैं। सो ये एक फैमिली की बात हुई। वैसे ही अगर कोई भी देश को चलाना है, सो उसकी गवर्नमेंट को कुछ इनकम चाहिए और सामने उसका एक्सपेंडिचर भी होता है। देश चलाने के लिए एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, उनको पेंशन देना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का खर्चा, इसके अलावा जितनी भी हम स्कीम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है तो उसके पीछे जो खर्चा होता है, इसके अलावा स्टेट को भी उनका शेयर देना पड़ता है। सो अल्टीमेटली ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक देश को चलाने के लिए जो भी इनकम चाहिए और उसके सामने जो भी एक्सपेंडिचर होता है देश का, उसका अगर हम पूरा रिपोर्ट हर साल में एक बार जो है वो पेश करते हैं, उसी को बोला जाता है बजट। ठीक है, आशा रखता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि बजट क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे हैं। चलिए, थोड़ी इंडियन बजट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। तो बजट जो टर्म है वो एक लेटिन टर्म बल्गा है, बल्गा पर से आया हुआ ये टर्म है बजट। इसका मतलब होता है लेदर का बैग, लेदर बैग मतलब होता है। फर्स्ट बजट, इंडिया का फर्स्ट बजट जो है वो 18 फरवरी 1860 में, 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा जो है वो पेश किया गया। तब यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट का शासन, ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन जस्ट स्टार्ट हुआ था। 1858 में हमें पता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो है वो शासन हुआ करता था। तो जेम्स विल्सन जो फिनेंस मेंबर थे, इंडियन काउंसिल जो थे उनके फिनेंस मेंबर थे जेम्स विल्सन, उनके द्वारा 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट जो पेश किया गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट जो है वो आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया 26 नवंबर 1947 को। ये जो बजट था वो एंट्रीम बजट था, एंट्रीम यानी टेम्पररी बजट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, स्वाधीन हुए थे। उसके बाद एक साल के लिए एक टेम्पररी बजट पेश किया गया था जो आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद अगर फुल बजट की बात करें तो फर्स्ट फुल बजट जो है वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया 1949-50 में। कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे जो फिनेंस मिनिस्टर रहे जिन्होंने बजट जो है वो अपने बर्थडे पे पेश किया। इसके अलावा फर्स्ट वुमन फिनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया इंडिया का, वो रही इंदिरा गांधी, जो हमारी फर्स्ट पीएम भी थी।
इसके अलावा हीरूभाई एम पटेल करके एक फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे 1977 में, जिन्होंने एक एंट्रीम बजट पेश किया था। वो सबसे शॉर्ट स्पीच मानी जाती है उनके बजट की, जो हार्डली 800 वर्ड्स उन्होंने बोले होंगे उस स्पीच में। सो सबसे शॉर्ट स्पीच में बजट जो दिया गया वो हीरूभाई एम पटेल के द्वारा दिया गया 1977 के एंट्रीम बजट में। रेलवे के बजट के बारे में बात करें, देखिए रेलवे का बजट हमें क्यों डिस्कशन करना है, क्योंकि 1860 से लेके 1924 तक, 1860 में फर्स्ट बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा, तब से लेके 1924 तक रेलवे का जो बजट है वो एक साथ में ही जो है वो पेश हुआ करता था जनरल बजट के साथ में, जनरल बजट के साथ में ही पेश हुआ करता था। इसके बाद एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि भाई रेलवे का बजट अब से हम डिफरेंट जो है वो अनाउंस करेंगे, डिफरेंट जो है वो पेश करेंगे। इसके बाद 1924 से लेके 2016 तक जो है वो रेलवे का बजट सेपरेटली पेश किया जाता था, सेपरेटली जो है उसका अनाउंसमेंट किया जाता था। जनरल बजट में रेलवे के बारे में कोई भी बात की नहीं जाती थी 1924 से लेके 2016 तक। इसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने 21 सितंबर 2016 को एक अनाउंसमेंट किया कि अब से जो है वो रेल बजट फिर से हमारे जनरल बजट के साथ मर्ज हो रहा है, यानी कि जनरल बजट के अंदर ही रेलवे के बजट के बारे में, उनके इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में हम जो भी डिटेल है वो सारी मेंशन कर देंगे। डिफरेंट अलग से कोई भी रेल बजट अनाउंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ 2017 से आज तक जो भी है वो रेलवे का बजट अलग से बिल्कुल पेश नहीं होता है, जो हमारा जनरल बजट है उसके साथ में ही रेलवे का बजट जो है वो पेश किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। सो इसी के तहत जो सबसे लास्ट में सेपरेटली अगर रेलवे का बजट किसी ने पेश किया हो तो वो 25 फरवरी सुरेश प्रभु जी के द्वारा पेश किया गया था, और 2017 से वो जनरल बजट के साथ मर्ज हो गया। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग में देखिए याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट आएंगे टाइमिंग में। एक तो है कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ 5 PM। उसके बाद आएगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी 11 AM। और उसके बाद आएगा फर्स्ट फरवरी 11 AM। इन 3 प्रोसेस से जो है गुजर कर आज जो अभी हमारा बजट है वो 1 फरवरी हमें पता है कि सुबह 11 बजे अनाउंस हुआ। लेकिन इससे पहले ये ऐसा हुआ करता था कि जब से बजट स्टार्ट हुआ 1860 से लेके 1999 तक, हमारा बजट जो है वो फरवरी के लास्ट जो वर्किंग डे हुआ करता था, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में शाम को 5 बजे अनाउंस हुआ करता था। इसके बाद यशवंत सिन्हा करके एक पर्सन हुआ करते थे, फिनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 1999 में अनाउंसमेंट किया कि अब से जो बजट है वो शाम को 5 बजे नहीं बल्कि सुबह 11 बजे जो है वो पेश होगा। सो उसके बाद 1999 से लेके 2016 तक, 1999 से 2016 तक जो बजट था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को सुबह 11 बजे पेश होने लगा। और उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट ने फिर से जो है वो 2017 में अनाउंसमेंट किया कि 2017 से जो है वो बजट अभी सुबह 11 बजे तो पेश होगा ही होगा, लेकिन लास्ट वर्किंग डे के बजाय अब वो पेश होगा 1 फरवरी को। और तब से लेकर आज तक जो हमारा बजट है वो 1 फरवरी को पेश होता है। और उसके जस्ट एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को जो है एक इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आपको जस्ट अभी एक उसका ब्रीफ दे देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि लास्ट ईयर जो भी सरकार का जो भी मतलब उनकी इनकम रही, उनके एक्सपेंडिचर है, जो भी लेखा जोखा रहा लास्ट ईयर का, वो सारा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि कितनी हमारी इनकम एक्सपेंडिचर हुई, कितना हमें बोरिंग करना पड़ा, क्या स्कीम ने कितना परफॉर्म किया, जितना भी लेखा जोखा है लास्ट ईयर का वो सारा इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो डिटेल किया जाता है। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ बजट, सबसे ज़्यादा किसने बजट पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने जो है वो 10 बार बजट पेश किया। इसके बाद चिदम्बरम जी ने 9 बार पेश किया। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया। यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चौहान और सीडी देशमुख ने जो है वो 7 बार बजट जो है वो तीनों ने पेश किया। सीडी देशमुख हमारे फर्स्ट इंडियन आरबीआई के गवर्नर थे। इसके अलावा जो मनमोहन सिंह और टी कृष्णमाचारी है वो तीनों ने 6 बार बजट पेश किया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि बजट को पावर कहाँ से मिलती है, बजट पेश करने की सरकार को पावर कहाँ से मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे क्या क्लॉज हैं कि जो केंद्र सरकार को पावर देते हैं कि वो बजट की प्रोसेस करे।
तो सबसे पहले आर्टिकल 265 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 265 ये कहता है कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप कोई भी टैक्स जो है वो पब्लिक से नहीं ले सकते। कोई भी टैक्स आप पब्लिक से नहीं ले सकते बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। अब यहाँ पे टैक्स की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि आगे हमने बात की थी कि बजट क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दो चीज़ें हैं। कहाँ से इनकम आएगी और कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम कहाँ से आती है? जनरली सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जो पब्लिक टैक्स देती है उसी का तो पैसा आता है। सो टैक्स पब्लिक से लेना और उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, ये कहता है हमारा आर्टिकल 265, और इसी के तहत जो है वो बजट पेश होता है। दूसरी बात करेंगे हम, ये बात कर ली हमने इनकम की, क्योंकि इनकम आएगी टैक्स से, और टैक्स किसी भी पब्लिक से लेने के लिए, जनता से लेने के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। इसीलिए हम बजट को एक बिल के तौर पे जो है उसको पेश करते हैं और उसके बाद वो अप्रूव होता है। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 266 है जो बोलता है कि विदाउट पार्लियामेंट का अप्रूवल आप कोई भी जो है वो खर्चा नहीं कर सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। दो फंड है हमारे यहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी जो है वो इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है, और जो हमारा जनरल खर्चा, हम जनरल एक्सपेंडिचर जो केंद्र सरकार करती है, सबकी सैलरी, पेंशन, जो भी एक्सपेंडिचर हर एक मिनिस्ट्री के बारे में, हर एक मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके अलावा जो भी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से होते हैं। सो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी एक्सपेंडिचर विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकती, और इसीलिए जो है वो आर्टिकल 266 के तहत बजट पेश किया जाता है, क्योंकि बजट में मैंने आपको कहा कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की बात होती है। तीसरी बात, स्पेशल बजट के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 112, जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से जो है वो बजट की पूरी प्रोसेस पेश की जाती है और पूरी प्रोसेस करी जाती है, और अल्टीमेटली अप्रूवल भी प्रेसिडेंट ही देते हैं। इसके अलावा एक FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट 2003, जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो पूरे बजट मैनेजमेंट को देखता है। कुछ क्लॉजेस हैं इसमें FRBM एक्ट में जिसके तहत ही पूरी बजट की प्रोसेस की जाती है। स्टेजेस ऑफ यूनियन बजट एक बार देख लेते हैं। जो बजट है, देखिए हमारे यहाँ पे अगर मैं आपको एक ऊपर से एक बात करूँ कि दो टाइप के बिल होते हैं। ये पूरा एक पॉलिटी का टॉपिक है, डिटेल में इसको पॉलिटी में हम बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा, एक बिल करके पूरा पार्ट है जो हमारे पार्ट 5 में आता है यूनियन में। बिल कैसे, बिल जो है वो एक्ट बनता है, वो एक पूरी प्रोसेस है। और बिल के दो टाइप होते हैं, फिनेंशियल बिल एंड मनी बिल। फिनेंशियल बिल एंड मनी बिल, ठीक है। सो ये अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आइडिया होगा, लेकिन नहीं आइडिया है तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द हम जो है वो पॉलिटी के ऊपर भी एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए फ्री में। सो वहाँ पे जो है ये हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए दो टाइप के बिल होते हैं, अभी मैं आपको एक ऊपर से बता देता हूँ, फिनेंशियल बिल एंड मनी बिल। इन दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है, ठीक है। इसको आप राज्यसभा में जो है वो पेश नहीं कर सकते, और इसमें राज्यसभा की चलती भी नहीं है। लोकसभा ने अगर पास करके राज्यसभा को भेजा है तो राज्यसभा के पास 14 दिनों का टाइम होता है उस पर सोच विचार करने का, और 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को वापस दे देना पड़ता है। अगर वापस नहीं दिया लोकसभा को तो लोकसभा मान लेगी कि बने बिल पास हो चुका है, और वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए दे देते हैं। अगर राज्यसभा के कुछ उसमें सूचन है, कुछ ऐड ऑन करना चाहती है, तो अपने सूचन, जो अपने विचार हैं वो अपने सजेशन वो लोकसभा को देते हैं। लोकसभा अगर मान्य करे कि हाँ ठीक है ये सूचन हम इसमें ऐड करते हैं तो करेगी, बाकी लोकसभा के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो राज्यसभा ने जो सजेशन दिए वो ऐड करे। तो ये होता है मनी बिल, जिसमें लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिनेंशियल बिल में ऐसा नहीं है। फिनेंशियल बिल जो है वो कोई भी हाउस में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी पेश हो सकता है, और दोनों की अप्रूवल की जो है इक्वली अप्रूवल दोनों का चाहिए होता है। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट को भेजा जाता है उनके फाइनल अप्रूवल के लिए। सो मैंने आपको जैसे बताया कि बजट को पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि बजट कौन सा बिल है, फिनेंशियल बिल, फिनेंस बिल है या मनी बिल है। तो बजट एक्चुअल में जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिनेंस बिल और मनी बिल दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बजट कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होता है। भले ही इसको हम फिनेंस बिल बोलते हैं, फिनेंस बिल बोला जाता है बजट को, लेकिन बजट जो है वो कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होता है, जो हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। इसके बाद जो है वो राज्यसभा को भेजा जाता है, और राज्यसभा इसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ अपने सजेशन भेज सकता है
जिसको अप्रूव करना ना करना लोकसभा के हाथ में है। मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो लक्षण हुए वो मनी बिल के लक्षण हुए कि लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा की इसमें कुछ नहीं चलेगी, ज़्यादा पावर जो है वो लोकसभा के पास है। लेकिन फिर भी इसको फिनेंस बिल कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये फिनेंस और मनी बिल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने ये आपको एक पॉइंट बता दिया कि यूनियन बजट क्या है, फिनेंस बिल है या मनी बिल। अभी इसकी थोड़ी प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में जो एक डिवीज़न है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, ये पूरी बजट की प्रिपरेशन करता है और इसी की पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। सबसे पहले बजट जो है वो प्रेजेंटेशन बजट का होता है, जो अभी 1 तारीख को हुआ लोकसभा में। इसके बाद एक जनरल डिस्कशन होता है, फिर इसके ऊपर जो है वो स्क्रूटिनी होती है, उसको पूरी जांच की जाती है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा। उसके बाद वोटिंग होता है, जो ग्रांट्स मांगी गई है, जो एक्सपेंडिचर करने के लिए सरकार ने बोला है कि हम इस साल इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, एक एक जो बाइफर्केशन दिया होता है कि ये मिनिस्ट्री के लिए इतना एक्सपेंडिचर, ये स्कीम के लिए इतना एक्सपेंडिचर। सो और जो कोई भी नए इनिशिएटिव्स है उसके ऊपर इतना एक्सपेंडिचर, सो उसके ऊपर वोटिंग होता है उनकी डिमांड पे। इसके बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है और उसके बाद फाइनली जो है वो फिनेंस बिल पास किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति का अप्रूवल लगता है। सो ये एक प्रोसेस थी बजट पेश करने की। अभी यहाँ पे बजट के कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सामने दो वर्ड्स दिखेंगे आपको। एक वर्ड, आपको दो वर्ड समझने हैं यहाँ पे, एक है रिसिप्ट और दूसरा है एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ये हम समझ सकते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, खर्च हो गया आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमें पता है एक्सपेंडिचर। अभी रिसिप्ट मतलब हमारी इनकम। रिसिप्ट क्या है, हमारी इनकम है। रिसिप्ट को हम इनकम बोलेंगे, तो जब भी मैं रिसिप्ट बोलूँ तो आपको समझना है इनकम। ठीक है, अभी यहाँ पे और दो वर्ड है आपके सामने, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल, आर एंड सी। एक है आपका रेवेन्यू, एक है कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटिंग है आपका, ऑपरेटिंग रेवेन्यू दो टाइप के होते हैं। रेवेन्यू आपकी रिसिप्ट है, आर आर, और रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर है। और इसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट है और ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी ये दोनों चीज़ें क्या हैं समझ लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रिसिप्ट यानी मैंने बोला इनकम। अभी रेवेन्यू इनकम क्या है, देखिए हमने जो एक फैमिली का एग्जांपल लिया था उसी को यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे। फैमिली में पापा की सैलरी है, ठीक है, वो एक रेवेन्यू मानी जाती है, क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग है, मतलब हर महीने आनी ही आनी है। सैलरी जो है वो हर महीने आएगी ही आएगी। इसके अलावा सपोज़ कीजिए कि कहीं पे आपने जो है वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहीं पे जो है सपोज़ करते हैं कि कोई आपने प्रॉपर्टी ली थी, वो प्रॉपर्टी का जो है वो रेंट आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो वो एक आपकी इनकम है। तो वो ये क्या है, एक आपकी एक ऑपरेटिंग इनकम है जो हर महीने आएगी ही आएगी। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे आपकी इनकम जो है वो मिल जाती है। तो वो हुई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रेवेन्यू इनकम। अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, सो एक एक्स्ट्रा इनकम जो हर महीने नहीं आती है, जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो कभी कभी आती है। अगर आपने कोई ऐसी इंश्योरेंस की कोई ऐसी स्कीम ली हुई है, या म्यूचुअल फंड में कहीं पे इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, सो आपने कभी इन्वेस्ट किया था और आप सपोज उसको बेचते हैं, आपके शेयर को बेचते हैं, तो आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई इंश्योरेंस स्कीम ली हुई थी, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, तो पॉलिसी में अगर कोई क्लॉज है कि 10 साल के बाद 10 साल तक आप प्रीमियम भरेंगे, तो 10 साल के बाद इस मंथ में आपको कुछ 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो सपोज़ वो 50,000 जब मिले, तो वो मंथ के लिए वो क्या हो गया, आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्योंकि ये 50,000 है वो हर महीने नहीं मिलते हैं आपको, वो किसी साल में किसी महीने में ही मिलते हैं। तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हर महीने जो आपके घर चलाने के लिए जो खर्चा लगता ही लगता है, उसमें कुछ भी जो है वो प्लस माइनस नहीं हो सकता। जैसे कि हर महीने हमारे घर में कौन कौन से खर्चे होते हैं। एक तो सपोज़ कर लीजिए कि जो सब्जियां लाने का खर्चा, राशन का खर्चा होता है, किराने का खर्चा जो होता है, दूध वाले भैया को पैसे देने हैं, केबल वाले भैया को पैसे देने हैं, न्यूज़पेपर वाले भैया को पैसे देने हैं। इसके अलावा पापा का आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक खर्चा होता है। सो ये सारे खर्चे हर महीने होते ही होते हैं। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे है जो हर महीने नहीं होता है, कभी भी, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सपोज कर लें कि हॉस्पिटल का खर्चा अचानक से आ गया, या तो पापा ने डिसाइड किया कि चलो भाई अब पैसे जो है वो अच्छे खासे कुछ इकट्ठा हो गए, तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो जो महीने में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो महीने में उसको प्रॉपर्टी का जो पेमेंट कर रहे हैं, सो वो महीने आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग से आ गया। सपोज कर ले कि 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो 10 लाख रुपए वो महीने के लिए जो महीने आपने पेमेंट किया,
दिया उनको, तो ये 10 लाख अलग से खर्चा आ गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हर महीने 10 लाख रुपए नहीं जाते हैं, लेकिन वो मंथ में गए क्योंकि आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया, कुछ खर्चा किया, अलग से खर्चा किया, तो ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वही बोला गया है कि गवर्नमेंट में भी जो है वो इनकम दो टाइप की होती है, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू इनकम, जिनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो है वो कैपिटल रिसिप्ट, दो टाइप की होती है। और इसी के आधार पर दो टाइप के बजट में दो टाइप हमारी पेश होती है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ये रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी दो टाइप के जो है वो आप रेवेन्यू गिन सकते हो। रेवेन्यू यानी मैंने बोला था ना कि रिकरिंग, यानी आनी ही आनी है, इतनी इनकम तो देश को होनी ही होनी है। वो इनकम कौन सी है? टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स हम लगाते हैं, जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। ये सारे टैक्स वो हैं जो भरने ही भरने, मतलब केंद्र सरकार को मिलने ही मिलने वाले हैं। क्योंकि इनकम टैक्स कौन भरता है? चलिए, और इनकम टैक्स जो है वो कौन भरता है कि जो सैलरीड पर्सन है, जिसकी इनकम कुछ जो लिमिट से ज़्यादा है, वो इनकम टैक्स भरता है, तो उसके पास इनकम आएगी ही आएगी हर महीने, तो वो टैक्स भरेगा ही भरेगा, यानी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा ही मिलेगा हर साल हर महीने, जो भी उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें। इसी अलावा जीएसटी है, जो पब्लिक कोई भी जो है वो सामान खरीदेगी, सर्विस लेगी, और उसके बदले में जो है जीएसटी भी हमें पे करना पड़ता है। फिर जो रिटेल वाले हैं वो भी जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी की भी जो है वो रिसिप्ट यानी इनकम गवर्नमेंट को होगी ही होगी। तो ये सारे हो गए आपके टैक्स रेवेन्यू जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं इसमें, और टैक्स में भी दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी आपका आईटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपका जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। देखिए, ये आपको मैंने बता दिया रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसी के तर्ज पे मैंने आपको बजट भी बता दिया कि बजट में भी क्या होता है। दूसरे टाइप के एक भी बजट देख लेते हैं, ज़ीरो बजट, यानी कि हर बार ज़ीरो बजट क्या होता है कि जब भी बजट जो है वो प्रिपेयर करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हर बार वो ज़ीरो से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी मिनिस्ट्री के पीछे कितना खर्चा करना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, या उसकी इनकम कितनी होगी, कोई भी स्कीम के पीछे कितना खर्चा करना है, वो ज़ीरो से पूरा कैलकुलेशन होगा, उसको हम ज़ीरो बजट बोलते हैं। इसके बाद आउटकम बजट, मतलब सपोज़ कीजिए कि इस बार जो सरकार बजट बनाने बैठी, तो वो पिछली बार मतलब पिछले साल के वो एक आउटकम देखेगी कि हमने पिछले बार जो है वो सपोज एक्स मिनिस्ट्री को जो है वो इतना पैसा दिया था, तो एक्स मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ इस पैसा लगाने के बाद। इसके अलावा कोई स्कीम के पीछे हमने पैसा लगाया था, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, उसका क्या आउटकम आया, उसके बेसिस के ऊपर इस बार जो है उसको एक्सपेंडिचर, उसको स्पेंडिंग अलॉट होता है, तो इसको बोला जाता है आउटकम बजट। जेंडर बजटिंग में बेसिकली जो है वो फीमेल और मेल की बात हो रही है यहाँ पे, कि फ़ीमेल के लिए अलग से जो है वो एक पूरा सेक्शन रखा जाएगा, जिसमें फ़ीमेल के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी जो है वो स्कीम पेश की जानी है, उसमें कितना स्पेंडिंग होगा, स्पेशली जो स्पेंडिंग होगा वो वुमेन पे कितना होगा, उनके एम्पावरमेंट के लिए कितना होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कोई नए इनिशिएटिव जो वुमेन के लिए, फ़ीमेल के लिए लॉन्च किए जाते हैं, उसके पीछे कितना खर्चा होगा। अगर इस तरह से पूरा सोचा जाए तो ये बजट होगा आपका जेंडर बजट। अभी यूनियन बजट 2021 के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या जो है वो प्रावधान दिए गए इस बार, कौन कौन से सेक्टर में कितनी स्पेंडिंग बोली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन बजट हमारी बात हुई कि जो हमारे फिनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने पेश किया। उन्होंने बजट की शुरुआत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक कोट से की कि फेथ इज़ द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंस व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। यानी बात की जा रही है फेथ की, विश्वास की, कि आप विश्वास रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके बजट के ऊपर और उनकी योजनाओं के ऊपर। चलिए देखते हैं। अभी एक बात करते हैं कि बजट मैंने आपको बोला कि इनकम और एक्सपेंडिचर, बजट सिर्फ यही है, एक है इनकम और एक है एक्सपेंडिचर। तो हमें जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ कहाँ से आती है और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होता है, उनका पैसा कहाँ कहाँ पे जाता है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपये है और उनका एक्सपेंडिचर जो है वो 100 रुपये है। तो अभी मैं देखूंगा कि ये 100 रुपये का बाइफर्केशन क्या है, ये 100 रुपये कहाँ कहाँ से आते हैं, उसका एक बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा 100 रुपये में से 36 रुपीज़ जो है वो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ यानी उधार जो है वो वहाँ से आता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे राज्यों को उधार दिया हुआ है, किसी और राष्ट्रों को उधार दिया हुआ है, किसी संस्था को उधार दिया हुआ है, तो उनको ब्याज के रूप में जो है वो पैसा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा, यानी कि 100 रुपये में से 36 रुपये पैसा जो है वो ऐसे इंटरेस्ट में से आता है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे आता है। दूसरी बात करिए जीएसटी की, तो 15 रुपये जो है 100 में से जीएसटी के आते हैं। तीसरा वैसा ही इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के 14 रुपये जो है 100 रुपये में से
इनकम जो है वो इनकम टैक्स की होती है केंद्र सरकार को। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे कॉरपोरेशन टैक्स है, जो प्राइवेट कंपनियां जो है वो सरकार को कॉरपोरेशन टैक्स देती हैं, उसके 13 रुपये। तो ये हो गया, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेजर आपको 4 याद रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 100 रुपये का पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि अगर केंद्र सरकार जो है वो 100 रुपये उनकी इनकम है, वो इतना उनकी आमदनी है, तो 100 रुपये कहाँ कहाँ से आते हैं। उसी की तरह हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की, कि सपोज़ केंद्र सरकार का 100 रुपये का हमारी सरकार का एक्सपेंडिचर है, तो सबसे ज़्यादा पैसा उनका कहाँ पे खर्च होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वही है, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। अगर भारत सरकार ने किसी से लोन लिया है, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे वर्ल्ड बैंक, एनडीबी, एडीबी, आईएमएफ, ऐसी संस्थाओं से लोन लिया है, किसी देश से लोन लिया हुआ है कोई स्कीम के लिए या कोई इनिशिएटिव के लिए, तो केंद्र सरकार को भी पैसा देना पड़ता है, हमारे देश को पैसा देना पड़ता है लोन को चुकता करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पैसा भी हमारा वहीं पे जाता है। और सबसे ज़्यादा इनकम में भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा इनकम भी हमारी इसी सोर्स में से है, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट में से है। तो ये है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर की हम बात करें तो वो है हमारा स्टेट को शेयर। स्टेट को जो शेयर देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी में, और दूसरे भी जो उनकी इनकम है उनमें से हर एक स्टेट को जो है वो शेयर देना पड़ता है। उसमें सबसे ज़्यादा उनका दूसरा पैसा जाता है 16 रुपये। 100 में से 16 रुपये वहाँ पे जाते हैं। तीसरी हम बात करें तो वो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम। सेंट्रल सेक्टर की जितनी स्कीम है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 13 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ते हैं 100 रुपये में से। तो ये मेजर 3 आपको याद रखने हैं। चलिए, इस बार के बजट की टोटल हम इनकम की बात करें और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो देखिए दोनों सेम एक्सपेक्ट की गई हैं। ये पहली बार हुआ है कि ये एक बैलेंस बजट हुआ है। बैलेंस बजट के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या होता है बैलेंस बजट। पहले यहाँ पे कुछ ये आंकड़ों पे नज़र कर लेते हैं। टोटल रिसिप्ट यानी टोटल इनकम कितनी होने वाली है 2021-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो होने वाली है 34,83,236 करोड़। और टोटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो 34,83,236 करोड़ का एक्सपेंडिचर माना जा रहा है। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है और इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। अगर इनकम कम होती और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता तो इसको क्या बोला जाता, डेफिसिट बजट। और अगर इनकम ज़्यादा होती एक्सपेंडिचर कम होता तो उसको क्या बोला जाता, सरप्लस बजट। अगर मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मेरा एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, तो इसको बैलेंस बजट बोलते हैं। अगर मेरी इनकम 100 रुपये है, मैं 90 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मेरे 10 रुपये बच रहे हैं यहाँ पे, ये है मेरे एक्सपेंडिचर, ये है मेरी इनकम, 10 रुपये यहाँ पे मेरे प्लस 10 रुपये प्लस में चल रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा सरप्लस। और अगर मेरी इनकम 100 रुपये है और मैं 120 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 20 रुपये की कमी आएगी, मैं घाटे में चल रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा डेफिसिट बजट। और यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों के जो है वो जो ये दिया हुआ है अमाउंट, और वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के अमाउंट दिए हुए हैं। बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट के मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए मिनिस्ट्री वाइज कितना एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2021-22 में, ये हम देख लेते हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, आपको इसके जो है वो एक्सपेंडिचर जो स्पेंडिंग है वो याद रखनी ही रखनी है। जैसे कि डिफेंस हो गया, तो डिफेंस में 4,78,196, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2,56,000, होम अफेयर 166, रूरल डेवलपमेंट 133। एग्रीकल्चर इस बार याद रखना है क्योंकि फार्म बिल जो है वो ऑलरेडी करंट अफेयर का सबसे बड़ा न्यूज़ चल ही रहा है अभी। सो फार्म एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में कितना स्पेंडिंग होगा 2021-22 में, 1,31,531। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे याद रखना है। रेलवे भी इंपॉर्टेंट है, आपके अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट के रेलवे के अभी पेपर बाकी है, जो नेक्स्ट फेज में जिनका एग्जाम है, उनके वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 2021-22 के बजट में रेलवे को कितना स्पेंडिंग दिया गया है, 1,10,055। इसके अलावा एजुकेशन भी आपको याद रखना है 93,000, केमिकल फर्टिलाइज़र है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर याद रखना है। कोरोना जो है वो भी करंट न्यूज़ में 2020 में भी रहा और शायद 2021 में भी आधे साल तो चल ही सकता है। सो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 73,932, इसमें देखिए डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे पहले 82,000 था, 82,000 करोड़ था, इससे 73,000 करोड़ हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, अदर मिनिस्ट्री और टोटल मिला के 34,83,236 ये टोटल एक्सपेंडिचर है। अगर मैं स्कीम्स की बात करूं कि मेजर जितनी भी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है उसमें कितना जो है वो स्पेंडिंग होगा हर एक स्कीम के पीछे, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखने हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 73,000 करोड़, पीएम किसान किसान सम्मान निधि जो योजना है 65,000 करोड़, जल जीवन मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन 34,000, प्रधानमंत्री आवास योजना 27,500, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है वो 24,114, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 16,000 करोड़, मिड डे मील प्रोग्राम है 11,000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका फुल फॉर्म है अमृत स्कीम का। और स्मार्ट सिटी इसमें इंक्लूड किया गया है 13,750 करोड़, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं उसके पीछे 13,408 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12,294 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना 11,588 करोड़। अभी वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी अलग से जो है वो एक स्पेंडिंग का आंकड़े दिए गए हैं। वुमेन के लिए 1,53,000 करोड़, वेलफेयर चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए 85,000 करोड़, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1,26,000 करोड़, एसटी के लिए 79,942 करोड़ और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 68,000 करोड़। अभी इस बजट की जो 6 पिलर्स है, ये कौन से 6 पिलर के ऊपर ये पूरा बजट है 2021-22 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 2021-22 बजट का एक पिलर नहीं है, आधारभूत स्तंभ नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 आपको, ये 6 में से कोई एक दे देंगे 3, और एक जो है वो इन 6 में से नहीं होगा, वही आपका गलत आंसर हो जाएगा। सो सबसे पहला पिलर क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग। इसके बाद फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको साथ में लेके चलना है, सबका डेवलपमेंट करना है। और एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षावादी भारत। री इन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी उसको जीवंत करना, फिर से जीवंत करना, फिर से उसमें ऊर्जा का संचार करना ह्यूमन कैपिटल में, मानवीय जो मूड़ी है उसमें, यानी अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये 6 पिलर्स है जिसके ऊपर पूरा यूनियन बजट बनाया गया है। एक एक पिलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेल्थ एंड वेलबींग। सो हेल्थ एंड वेलबींग के पीछे जो 2021-22 में स्पेंडिंग है वो 2,23,846 करोड़ की है, जो इससे पहले यानी कि 2021 में 94,000 करोड़ था। और इस बार जो है 137% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है स्पेंडिंग हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर। फोकस किया जाएगा प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग के ऊपर। अगर हम इस बार बात करें तो देखिए, इसमें बताया गया कि 137% का इंक्रीज़ हुआ है 2022 में, लेकिन इसमें जो है वो टोटल अमाउंट में जो वैक्सीनेशन का एक अलग से 35,000 करोड़ है वो भी स्पेंडिंग इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए अमाउंट इतना ज़्यादा आ रहा है। बाकी अगर आप एक्चुअल में देखें तो पिछले साल से अगर प्योर आप हेल्थ एंड वेलबींग का स्पेंडिंग देखो तो 9.5% जो है वो लोअर रहा है। इससे इस बार का जो आउटले था वो एक्चुअल में 74,000 करोड़ है, जो पहले के फिस्कल के हिसाब से 9.5% लोअर है। और अगर आप उसका शेयर देखें टोटल जीडीपी के ऊपर, तो टोटल जीडीपी के ऊपर हेल्थ के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो 2021 में, 2020-21 में, ये 2020-21 की बात कर रहा हूँ, वो था 2.39% हेल्थ के ऊपर। जो इस बार के बजट में जो अमाउंट दिया गया है वो है 2.14%। तो एक्चुअल में हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है। अभी जो हेल्थ और वेलबींग जो इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्कीम, जो कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार ने बोले कि वो क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात करें वैक्सीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा कि वैक्सीन के पीछे सरकार ने 2021-22 के बजट में कितना स्पेंडिंग जो है वो अनाउंस किया है। तो 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर जो है वो अनाउंस किया। इसके अलावा जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा जो बनाई गई है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो हाल में 5 स्टेट में जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको इंक्रीज़ करके इंडिया के सारे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो है वो हर साल हमारे यहाँ पे 50,000 चिल्ड्रन की डेथ होती है निमोनिया की वजह से, वो जिसको रोक पाएंगे हम। क्लीन एयर की बात करें तो उसके लिए 2,217 करोड़ की स्पेंडिंग की जा रही है। हेल्थ सिस्टम की बात करें तो एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और उसका स्पेंडिंग है 64,180 करोड़। थोड़े फीचर्स देख लेते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में। सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की बात यहाँ पे करी जा रही है,
जो 17,000 रूरल एंड 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाएंगे। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ओपन किए जाएंगे। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है? अभी पुणे में है। इसके अलावा और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ओपन किए जाएंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड और 2 जो है वो मोबाइल हॉस्पिटल ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा एग्रीगेटेड पब्लिक हेल्थ लैब सभी डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक जो आपकी पंचायत है वहाँ पे ओपन किए जाएंगे, टोटल 11 स्टेट में। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल जो है उसकी 5 ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट भी ओपन किए जाएंगे। एक्सपेंशन किया जाएगा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल का। जितनी भी हमारी पब्लिक लैब है उनके साथ इंटीग्रेशन किया जाएगा। 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट और जो अभी ऑलरेडी 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट है उसमें ऐड करके टोटल जो है 17 और ऐड किए जाएंगे, यानी टोटल हमारे 50 पब्लिक हेल्थ यूनिट हो जाएंगे। रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म जो WHO का होगा, नया एक सेटअप किया जाएगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, जो इंडिया में सेटअप किया जाएगा। 9 बायोडाइवर्सिटी लेवल 3 लेबोरेटरीज भी ओपन की जाएगी PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। न्यूट्रिशन की बात करें तो मिशन 2.0 लॉन्च होगा। जो न्यूट्रिशन में हमारा कंटेंट है, डिलीवरी, आउटरीच, आउटकम बड़े ऐसे प्रयास किए जाएंगे। टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पोषण अभियान जो है वो 2.0 लॉन्च होगा। वाटर सप्लाई की बात करें तो जल जीवन जो मिशन है, जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। उसमें 2.86 करोड़ हाउस होल्ड को जो टैप कनेक्शन मिलेगा। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई जो है जितनी भी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, 4,000 के ऊपर अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अमृत सिटीज़, अमृत के फुल फॉर्म में नंबर है अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अमृत सिटीज़ में जो ओपन किया जाएगा। जो हमारा वेस्ट होता है लिक्विड वेस्ट, उसका पूरा मैनेजमेंट जो है वो करेंगे। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के बारे में बात करें तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया जा रहा है आने वाले 5 सालों के लिए, जिसका अमाउंट कॉस्टिंग जो आएगी वो आएगी 1,41,671 करोड़। स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 के कुछ यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि जितने भी ये फिकल स्लज मैनेजमेंट सिस्टम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसके प्लांट लगाए जाएंगे। जो सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज यानी कि जो कचरा होता है उसका पूरा एक नियमन किया जाएगा। सूखा कचरा जो और गीला कचरा जो भी होता है उसका पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसके यूज़ में रिडक्शन करना है। इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो रेमिडिएशन जितने भी डंप साइट है वहाँ पे लगाया जाएगा ताकि हमारा जो भी वेस्ट है उसको हम एक बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकें। स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। आपके जितने भी पर्सनल व्हीकल्स ओनर है, पर्सनल व्हीकल जिनके पास है, उसके 20 साल तक जो भी आपका पर्सनल व्हीकल है वो 20 साल के बाद, और जितने भी कमर्शियल व्हीकल है उनको 15 साल के बाद पूरा स्क्रैप कर दिया जाएगा। जो है वो पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में यहाँ पे सोचा गया है कि जो पुराने व्हीकल होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, पुराने इंजन होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, इसीलिए जितने भी पर्सनल व्हीकल हैं उसको 20 साल में, और कमर्शियल व्हीकल है उनको 15 साल के बाद, 15 साल पुराने जितने भी हैं और पर्सनल जो 20 साल पुराने जितने भी हैं उनको पूरा स्क्रैप किया जाएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत। अभी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है कि जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हमारी, उनके प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर बात यहाँ पे की जा रही है कि वो जितना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से उनको जो है कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स में रिबेट यानी कि बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा और भी सरकार जो है वो डायरेक्ट मनी ऐड उनको यानी जो वित्त सहायता है वो करेगी इंसेंटिव के रूप में। जितने भी कॉरपोरेट कंपनीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, वो अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग एक जो लेवल सेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, सो उनको इंसेंटिव जो है वो मिलेगा। इसके तहत 1.97 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। टोटल 13 सेक्टर जो है वो इसमें ये PLI स्कीम लॉन्च की जाएगी ताकि हमारे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़े और अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पे हमारे जॉब्स भी बढ़े। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करें तो एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है टेक्सटाइल के लिए, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसको नाम दिया गया है मित्रा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। इसके तहत 7 न्यू टेक्सटाइल पार्क ओपन किए जा रहे हैं आने वाले 3 सालों में।
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो लॉकडाउन के टाइम पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्कीम, उसके तहत जो है वो 7,400 करोड़ के प्रोजेक्ट 7,400 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने का टारगेट रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसके तहत जो है वो 217 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 7,400 के टारगेट है। अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत फंडिंग कहाँ से आएगा, तो फंडिंग के लिए तीन जो है वो मेजर बताए हुए हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सेंट्रल बजट में, कि क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो स्कीम है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड इकट्ठा करें मार्केट से। इसके अलावा बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट, जितनी भी एसेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद के पास, उनको मुद्रित करें, उनकी वैल्यू बढ़ाएं, जितनी भी एसेट है उनको उनको उनके साथ शेयर बेच के जो है उन पे से पैसा ले और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए। एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितना भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कि जहाँ पे जो सरकार का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, देश चलाने के लिए खर्चा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी नई स्कीम जो है वो हमारे देश के विकास के लिए जो नया खर्चा करना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा बजट में बताया गया है। अभी जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए फंड इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टोटल 20,000 करोड़ जो दिए गए हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर, जो ये इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए टोटल 20,000 करोड़ दिए गए हैं, जिनमें डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको कहा जाता है, ऐसे ही कुछ जो डेवलपमेंट फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो इन्विटीज़, इसके तहत ही अभी जितने हमारे नेशनल हाईवेज़ जो होते हैं या हमारा जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसके लिए फंडिंग जो है वो इन्विटीज़ से आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से आता है। इसी तरह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होते हैं, और इन सबको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ऐसे और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो ओपन करने के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। 5 lakh crore lending portfolio to be created under the proposed DFI in next 3 years, ये हमने बात की। मोनेटाइजिंग एसेट, जो भी एसेट का मोनेटाइजेशन करना है, उनका जो एसेट की वैल्यू है उनको बढ़ाना है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अभी ऑलरेडी इंप्लीमेंट जिसका चल रहा है, उसी के तर्ज पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। इसमें जो 5 ऑपरेशनल टोल रोड्स हैं जिनकी वैल्यू अभी की वर्थ जो है वो 5,000 करोड़ है, वो NHAI इन्विटीज़ को दी जाएगी, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट है, उनको पूरा हस्तांतरित किया जाएगा। और वैसे ही जो 7,000 करोड़ के जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं उनको जो है वो PGCIL इन्विटीज़ को दिया जाएगा, यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, उसको हस्तांतरित किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे ऑपरेशन उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और भी जो एयरपोर्ट्स को मोनेटाइज करने की बात हो रही है, PPP बेस मॉडल के ऊपर रेलवेज़ को जो है वो प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक 6 एयरपोर्ट तो दे दिए गए हैं अदानी ग्रुप को, उसी के तर्ज पर और भी एयरपोर्ट को जो है PPP मॉडल के ऊपर काम करवाने के लिए बात की गई है इस बजट में। और कुछ यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने की बात की जा रही है। ये लिस्ट आपको ज़्यादातर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल बजट इंक्रीज की हम बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बार का, टोटल एक्सपेंडिचर हमने बोला कि वो इनकम के जितना सेम ही है, 34,83,000 करोड़ 236, ये इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है। इसमें अगर हम पर्टिकुलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 5.4 लाख करोड़, जो इससे पहले कितना था 4.12 लाख करोड़ 2020-21 के बजट में। सो इंक्रीज जो हुआ है वो 34.5% इंक्रीज किया गया है। सरकार के द्वारा बोला गया कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 44,000 करोड़ इकोनॉमिक अफेयर प्रोवाइडिंग, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम हैं, डिपार्टमेंट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनको मिलता है, वहाँ पे जो है 44,000 करोड़ का जो है वो एलोकेशन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। रोड और हाईवेज़ की बात कर लें तो याद रखना ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड और हाईवेज़ जो हमारी मिनिस्ट्री है, रोड एंड हाईवेज़, उनको 1,18,000 करोड़ का जो है वो एलोकेशन किया गया है 2021-22 के बजट में, जो इससे पहले 1,08,000 करोड़ था। और ये जो है वो अमाउंट बढ़ाई है यहाँ पे एक्सपेंडिचर का।
5.35 लाख करोड़ की जो भारतमाला परियोजना है, जिसके तहत हमारे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज को जोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, पूरा नया उनको रिवैम्प रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उसमें जो है वो ऑलरेडी 13,000 किलोमीटर के हाईवेज, सॉरी, ऑलरेडी जो है वो 13,000 किलोमीटर के हाईवेज जिसकी कॉस्टिंग है 3.3 लाख करोड़, वो ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है। और इससे पहले 3,800 किलोमीटर के हाईवे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, जिनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और जो है वो 8,500 किलोमीटर का हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मार्च 2022 तक दिया जाएगा। तो ये सब किसके तहत हो रहा है? भारतमाला परियोजना के तहत ये हो रहा है। एडिशनल 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे मार्च 2022 तक। इकोनॉमिक कॉरिडोर की यहाँ पे बात की गई है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऊपर से फिर भी एक बार बता देता हूँ। इकोनॉमिक कॉरिडोर तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो आसाम को जो है वो आसाम में भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। फिनेंशियल माफ़ कीजिएगा, फ्लैगशिप कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का अलग एक अलोकेशन किया गया है। बेंगलोर चेन्नई, कानपुर लखनऊ, दिल्ली देहरादून, रायपुर विशाखापट्टनम, चेन्नई सालेम, अमृतसर जामनगर और दिल्ली कटरा, इतने जो है वो कॉरिडोर्स और एक्सप्रेस वे पे जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करें, 4 लेन और 6 लेन हाईवेज़ के ऊपर तो स्पीड रडार्स लगाए जाएंगे, वहाँ पे मैसेज साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जीपीएस इनेबल जो है वो रिकवरी वाहन भी जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बजट का अमाउंट याद रखना है, स्पेंडिंग याद रखना है, 1,10,055 करोड़ रेलवे पे दिए जा रहे हैं। जो इससे पहले क्या थे, इसमें से 1,10,000 करोड़ में से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा नया खर्चा जो है वो 1,07,000 करोड़ का पूरा नया कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 लॉन्च किया जाएगा टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम। 2030 तक जो है वो रेलवे सिस्टम को पूरा नया आधुनिक बनाने की बात की जा रही है। इसका जो प्लानिंग है, एक प्लानिंग किया गया है 2030 तक का, यानी कि पूरे 10 साल का एक रोड मैप रेडी किया जाएगा, फ्यूचर रेडी जिसको नाम दिया गया है, हमारी पूरी रेलवे सिस्टम को आधुनिक करने के लिए, जिसमें दिसंबर 2023 तक जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ब्रॉडगेज जितने भी रूट है उसका। इसके अलावा 2021 तक जो है वो 72% जितने भी हमारे ब्रॉडगेज रूट है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, जो अराउंड कितना होगा, 46,000 किलोमीटर्स। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो जून 2022 तक रेडी हो जाएगा हमारे माल सामान के आवागमन के लिए। एडिशनल इनिशिएटिव की अगर बात करें तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनगढ़ गामो जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये भी फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की गई है, ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पैसेंजर विस्टाडोम जो है वो कोचेस बनाए जाएंगे। अभी हमको पता है कि एक न्यूज़ में था जस्ट 15 दिन पहले कि जो केवड़िया कॉलोनी है, जहाँ पे हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है गुजरात स्टेट में, वहाँ पे न्यू विस्टाडोम प्रोजेक्ट, जो विस्टाडोम कोच है वो लॉन्च किए गए। 8 नई ट्रेन के रूट लॉन्च किए गए। इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में से 8 ट्रेन जो है वो केवड़िया के लिए चलेंगी, और उसमें जो वहाँ पे कोचेज़ होंगे वो विस्टाडोम कोचेज़ होंगे। विस्टाडोम कोचेज़ क्या होते हैं, जनरली जो टूरिस्ट प्लेसेस है हमारी, जो नेचुरल साइट्स है, जहाँ पे बाहर जो टूरिस्ट का एक प्लेस होता है जहाँ पे वो ट्रेन चलती है। सो क्या होता है कि जस्ट कोच जो है वो पूरा दोनों तरफ मिरर से बना होता है, ग्लास से बना होता है, ताकि आप अंदर बैठे बैठे बाहर का पूरा नज़ारा देख सके। और ये विस्टाडोम कोच कौन बनाती है, हमारी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। सो आईसीएफ चेन्नई, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई है, उसके द्वारा विस्टाडोम कोच बनाए जाएंगे, जिसको रेलवे में और ज़्यादा जितने भी हमारे टूरिज्म स्पॉट्स है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो 18,000 करोड़ जो है वो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए अलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो ये मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे, जो भी बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे मेट्रो का काम चल ही रहा है। सो उसी के तहत मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, जो दो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो है वो मेट्रो स्थापित की जाएगी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी की हमारी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो है 39 गीगावाट्स, और टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पूरी सर्किट होती है 1.41 लाख किलोमीटर की पूरी सर्किट है ऑलरेडी, और 2.8 करोड़ हाउस होल्ड को जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट किया गया है पिछले 6 साल के अंदर।
इसके अलावा यहाँ पे और कुछ तो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक कम्प्रीहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया जाएगा 2021-22 के लिए। अभी इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है कि ये मिशन क्या होगा। हमें जहाँ तक एक आइडिया आ रहा है वो वही होगा कि हाइड्रोजन जो एक हमारा सोर्स बन सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, सो उसके रिलेटेड कोई स्कीम आएगा, कोई एक मिशन लॉन्च होगा, कोई इनिशिएटिव आएगा। सो नाम याद रखना है जस्ट आपको अभी के लिए, जब वो लॉन्च होगा तब हम उसमें डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। नाम याद रखना, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 में लॉन्च होगा। पोर्ट और शिपिंग की बात करें तो 2000 करोड़ की वैल्यू के जो 7 पोर्ट है उनको पीपीपी मोड पे जो है वो रन किया जाएगा, 21-22 के बजट में बताया गया है। इसके अलावा भी और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक यही याद रखना है कि कितने पोर्ट को जो है पीपीपी मॉडल पे रन किया जा रहा है। मेजर पोर्ट टोटल हमारे अभी आई थिंक 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से 7 पोर्ट को जो है वो पीपीपी मोड पे रन किया जाएगा, यानी प्राइवेट प्लेयर्स को जो है उसकी कमान दी जाएगी। फिनेंशियल कैपिटल की बात करें तो गिफ्ट जो आईएफएससी हमारा इंटरनेशनल फिनेंस जो एक गिफ्ट सिटी है जो गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, उसके जो है वो डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी उनको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। ये पॉइंट आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये टैक्स में भी ये पॉइंट आएगा कि जो गिफ्ट सिटी है आईएफएससी, उसमें जितनी भी कंपनीज जो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने ऑफिस वहाँ पे डालेगी, उनको टैक्स में भी रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा फिनेंशियल कैपिटल स्कीम के तहत। और गोल्ड एक्सचेंज के लिए उसका जो कार्यभार है वो गोल्ड एक्सचेंज की सिक्योरिटीज़ का वो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है। ये भी एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे यही चीज़ एक ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ रुपए दी जा रहे हैं और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए दे जा रहे हैं। एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की, उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट कितनी कर दी है इंक्रीज करके। सो अभी 49% थी, जिसको इंक्रीज करके 74% कर दिया गया है। इसके अलावा 20,000 करोड़ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जितने भी हमारे, उनको 20,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। जो हमारी स्टेट एसेट रिजोल्यूशन कंपनी है जिसको हम सार्क बोलते हैं, एस ए आर सी जितनी कंपनी है, इनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सार्क कंपनी स्थापित की जाएगी, ताकि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम अभी एनपीए का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, उसको रिजोल्व किया जा सके। डिपॉजिट इंश्योरेंस DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो, जिसमें आपके कितने 5 लाख रुपए आई थिंक अभी ये वैल्यू है, इतने अमाउंट जो है वो आपके सिक्योर होता है कि अगर बैंक को कल को उठ के कुछ हुआ तो मैक्सिमम आपको जो है वो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सो इसमें भी कुछ चेंज किया जा रहा है, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी के बारे में बात करें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो 2008 का एक्ट है उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। ये बैंकिंग के लिए आप बोल सकते हो कि उसमें भी ज़्यादातर आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। सो अब अगर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप जस्ट ऊपर से एक बार इसको देख सकते हैं, बाकी इसको जो ज़्यादातर याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जितने भी कंपनी जो स्टार्टअप यहाँ पे आते हैं, जितने भी कंपनी जो है वो स्थापित की जाती है, उसको एक कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल कंपनीज़ की। कंपनीज एक्ट के तहत उसको इंक्रीज़ किया गया है कि जो पेड अप कैपिटल है किसी भी कंपनी का, वो स्मॉल कंपनी कब बोली जाएगी, अगर उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख था, ठीक है, तो अब उसको स्मॉल कंपनीज बोला जाता था, जिसको इंक्रीज़ करके अभी 2 करोड़ बोला गया है। यानी कि जो भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक है तो वो स्मॉल कंपनीज के लिस्ट में इंक्लूड होगी। इसके अलावा टर्नओवर जो अभी 2 करोड़ था उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि पेड अप कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ है जो भी कंपनी का, वो स्मॉल कंपनीज में इंक्लूड होगी। स्टार्टअप और इनोवेटर्स जो भी है स्टार्टअप कंपनीज, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए ये जो OPC है, 1 पर्सन कंपनीज, ये एक स्कीम यहाँ पे उसके जो एक लॉ है OPC का लॉ, उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जितनी भी कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए जो भी केसेस चल रहे हैं यहाँ पे, तो उनका फास्टर रिजोल्यूशन हो, उसके लिए जो NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उनको उनके फ्रेमवर्क को एक पूरा नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसमें लॉ में चेंजेस किए जाएंगे और उसको स्ट्रेंथन यानी मजबूत किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट सिस्टम पूरे बनाए जाएंगे ताकि जितने भी ऐसे केसेस पेंडिंग है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए।
इसके अलावा यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जो चीज़ें हैं उसको आगे चलाने के लिए MCA 21 वर्जन 3.0 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में जब आगे आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे कि MCA के तहत क्या किया जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे 1,75,000 करोड़ का जो है वो टारगेट है बजट 2020-21 के लिए। इतना 1,75,000 करोड़ का टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का। सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जितनी भी कंपनीज है, उसमें से जो है वो गवर्नमेंट अपने शेयर बेच देगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और वहाँ से अपने पैसे निकालेगी। और वैसे ही कुछ इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने शेयर ले लेने वाली है, वो है BPCL, एयर इंडिया। इसको तो पता है कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इंडियन कंपनी ने तो मना ही बोल दिया, फॉरेन कंपनीज को भी बोला तो भी कोई अभी राज़ी नहीं हो रहा है एयर इंडिया को लेने के लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियों में से डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। इसके अलावा बोला जा रहा है कि भाई 2021-22 के एंड तक LIC का IPO भी आने वाला है, जो आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा अब तक का गवर्नमेंट सेक्टर का IPO होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और एस्पिरेशनल इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, किसान का मुद्दा, फार्म बिल का मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है। सो एग्रीकल्चर के जितने भी स्पेंडिंग है, जितनी भी स्कीम्स हैं, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि बजट के बारे के 2021-22 के बजट में एग्रीकल्चर में क्या क्या बातें डिस्कस हुई, सरकार ने क्या क्या जो है वो प्रपोज किया है। MSP जो है वो बेस प्राइस की 1.5 गुना दी जाने की बात करी जा रही है। इसके लिए जो वीट गेहूँ है, गेहूँ के लिए 2021-22 यानी कि 20-21 के लिए वो 75,000 करोड़ की जो है वो एलोकेशन किया गया। राइस के लिए 1,70,000 करोड़ और पल्सेस जो आपकी दालें हैं उसके लिए 10,500 करोड़ का एलोकेशन किया गया। स्वामित्व स्कीम जो है, स्वामित्व स्कीम क्या है, एक मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ ब्रीफ, कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में आपकी प्रॉपर्टीज़ है, उसका पूरा डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। पूरी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके जो हार्ड कॉपी पे जो डॉक्यूमेंट रहते थे, जो उसका मैपिंग और वो वगैरह सर्वे जो होता था, वो पूरा डिजिटलाइज तरीके से किया जाएगा और पूरा जो आपका डेटा है वो सिस्टम पे आ जाएगा और आपको जो है वो एक कार्ड दिया जाएगा, जो कार्ड का यूज़ आप जो है अपनी सर्विस लेने के लिए कर सकते हैं। तो यही स्वामित्व स्कीम है जिसको और जितने भी विलेजेस है वहाँ पे एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है वो एनहांस किया जा रहा है 2022 के लिए 6.5 लाख करोड़। एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी, फिशरीज़ उन पे भी फोकस किया जाएगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लिमिट है वो 40,000 करोड़ करी गई है। इससे पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को 30,000 करोड़ प्रोवाइड करे गए थे 2021 के बजट में। माइक्रो इरिगेशन में जो है वो 10,000 करोड़ प्रोवाइड करे गए हैं इस बार, जो इससे पहले 5,000 करोड़ थे, अमाउंट डबल कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, उसमें 22 और प्रोडक्ट लॉन्च की गई, उसको प्रोडक्ट को ऐड किया गया है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत। इसके अलावा तो ई-नाम, जो ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो ई-नाम है जहाँ पे एक पूरा मार्केट जो एग्रीकल्चर का मार्केट होता है उसको पूरा एक आप ई मार्केट प्लस की तरह उसको देख सकते हो कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेगी। उसका पूरा डिजिटलाइजेशन किया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और इसीलिए ई-नाम जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत और भी जो हमारी मंडीज़ है, APMCs है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। एग्रीकल्चर के एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा देखिए GDP के अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर का स्पेंडिंग जो 2021 में था वो 4.21% एलोकेट किया गया था एग्रीकल्चर को और इस बार 4.25% एलोकेट किया गया है टोटल GDP का। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, हाँ थोड़ा सा बड़ा डेफिनेटली है। और PM किसान और पूरे एग्रीकल्चर के बजट में अगर हम PM किसान योजना के शेयर की बारे में बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज आया नहीं है। फिशरी सेक्टर की बात करें तो 5 मेजर जो फिशिंग हार्बर है वो बनाने की बात करी जा रही है। ये आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 नए जो फिशिंग हार्बर बनाने की बात करी जा रही है कोची में। कौन कौन से हैं याद रख लेंगे। कोची है आपके केरला में, चेन्नई में बनाने की बात हो रही जा रही है, ये है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश, पैरादीप उड़ीसा और तीसरा है पेठुआगढ़ जो है आपके वेस्ट बंगाल में। ये 5 जगह पे फिशिंग हार्बर बनाने की बात करी जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में सीवीड पार्क बनाने की बात करी जा रही है फिशरीज के डेवलपमेंट के तहत। सीवीड क्या होता है कि एक प्लांट होते हैं, मरीन प्लांट होते हैं आपके, जो आपके न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी की जो है वो कल्टीवेशन किया जाए।
सीवीड पार्क में, उसी के डेवलपमेंट के लिए तमिलनाडु में मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC ST वुमन जो है उनके मार्जिनरी रिक्वायरमेंट रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। MSME सेक्टर को कितना बजट एलोकेट किया गया, पूछ सकते हैं, 15,700 करोड़। माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, ये भी 2020 के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था करंट अफेयर्स के लिए। सो याद रखना बनता है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो लॉन्च की गई, यानी कि कोई भी राज्य का आपके पास राशन कार्ड हो तो दूसरे राज्य में भी चलेगा, उसके लिए आपको दूसरे राज्य का कोई डिफरेंट राशन कार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, बनवाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका लाभ जो है वो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स को होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अभी ऑलरेडी जो है वो 32 स्टेट हैं और जो 4 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं उसमें भी इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। मिनिमम वेजेस की बात करी जा रही है, नया कुछ कोड लेके आएंगे। 4 लेबर कोड जो है वो अंडर पाइपलाइन है, वो जब कोड आएंगे, जब पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन होगा तब हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। स्कूल एजुकेशन को जो है वो इसमें स्कूल एजुकेशन में जो है वो 15,000 स्कूल को जो है स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है। नेशनल एजुकेशन पाइपलाइन, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हो, कंपोनेंट के तहत। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 100 नई सैनिक स्कूल बनाने की बात करी गई है बजट 2021-22 में, 100 न्यू सैनिक स्कूल। हायर एजुकेशन की बात करें तो बोला जा रहा है कि एक नया हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा, जो 4 सेपरेट जो है वो पूरे जिसको आप बोल सकते हो पिलर देखेंगी हायर एजुकेशन के। स्टैंडर्ड सेटिंग है, एक्रेडिटेशन है, रेगुलेशन है, फंडिंग है। जैसा कि अभी हमारे कॉलेजेस जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो UGC के अंडर में आते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। सो UGC जो है वो सबकी एक पेरेंटल बॉडी है, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसकी उसी के तर्ज पर हायर एजुकेशन के लिए भी एक ऐसा कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा जो पूरा हायर एजुकेशन सेक्टर देखेगा। एजुकेशन सेक्टर की हम स्पेंडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे तो मनरेगा की बात हो रही है। हायर एजुकेशन का स्पेंडिंग इस बार, इससे पहले 1% था टोटल GDP का, इस बार जो है वो 1.1% बढ़ा है। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो वो पहले 1.5 था GDP का, 1.6% उसका स्पेंडिंग किया गया है। स्कूल वेलफेयर में, और तीनों की अगर बात कर लो आप, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और स्कूल वेलफेयर में, तो कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। 0.1% जो है वो इंक्रीज़ किया गया है उसका स्पेंडिंग। स्कूल एजुकेशन के लिए 54,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है और हायर एजुकेशन के लिए 38,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। और अगर मनरेगा की बात करें तो 2020-21 के बजट में उसका स्पेंडिंग जो था वो 3.2% था GDP के, जो इस बार घटकर 2.1% हो गया है। और रूरल डेवलपमेंट भी ऐसा ही, रूरल डेवलपमेंट पे भी बजट के हिसाब से, बजट के परसेंटेज पे, GDP के परसेंटेज पे जो है वो एलोकेशन में डिक्रीज ही देखने को मिला है। SC ST ट्राइब्स के वेलफेयर के बारे में बात करें तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 750 न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज़ में स्थापित किए जाएंगे। एकलव्य स्कूल ये है कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे जो SC ST कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उनके स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए, वो स्टूडेंट पढ़ सके, ठीक है, अपना एजुकेशन इंप्रूव कर सके, इसीलिए एक मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे पूरी पढ़ाई होती है, आपको वहीं पे रहना होता है, हॉस्टल की सुविधा सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। और ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट बनाएगी उसको एकलव्य स्कूल नाम दिया गया है। ऑलरेडी अभी कुछ स्टेट्स में या ऑलरेडी कुछ एरियाज़ में ये एकलव्य स्कूल है ही, और नए जो है वो 750 एकलव्य स्कूल बनाने की बात की जा रही है। स्किल की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की, तो 3,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उसको 3,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और स्किल के लिए हमने 2 देशों के साथ MOU साइन किया है, UAE और जापान। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल का एलोकेशन 3,000 करोड़, और स्किल के क्षेत्र में कौन से 2 देश के साथ हमने भागीदारी की है, UAE और जापान। इनोवेशन और R&D की बात करें तो टोटल इनोवेशन के लिए 50,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। और आपका नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो अलग अलग डिफरेंट हमारे जितने भी लैंग्वेज है,
शेड्यूल 8 में जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेस के तहत उसको ट्रांसलेशन करके पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए ही नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की शुरुआत की गई थी, जो ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट था, सभी स्टेट के लिए लागू था। उसी के तहत जो और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना। जो हमारी इसरो की एक आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ब्राज़ील के साथ। जो ब्राज़ील का अमेजोनिया सैटेलाइट है वो हम इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कौन से रॉकेट पे? PSLV CS-51, ये रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा ब्राज़ील का अमेजोनिया सैटेलाइट। और उसके अलावा हमारे भी कुछ इंडियन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो का हमारा एक आर्म है, जिसको आप एक मार्केटिंग आर्म भी बोल सकते हो। अगर कोई भी फॉरेन कंट्रीज है जिनको अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, लेकिन जिनके पास रॉकेट लॉन्चिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, सो ऐसे देशों के जो सैटेलाइट है वो हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करता है और उनके स्पेस डिपार्टमेंट के साथ करता है। गगनयान मिशन की बात हो रही है तो दिसंबर एंडिंग तक, मतलब इस साल के एंडिंग तक, दिसंबर 2021 तक जो है गगनयान मिशन जो लॉन्च होगा। उसी के तहत जो हमारे 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के ही सिपाही थे, 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट, उनको वो भी रशिया में ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे डीप ओशन मिशन है उस पर भी 4000 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर को जो है वो एलोकेशन उसको दिया गया है। जो हमारे डीप सी बायोडाइवर्सिटी उस पर रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसका पूरा डिटेल्स के लिए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट रेगुलेशन के लिए, ये ऑलरेडी एक लॉन्च किया गया मिशन है। इसके अलावा द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और एक कोलिजन मैकेनिज्म, यानी कि दो कंपनी के बीच में या दो डिपार्टमेंट के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए क्विक रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स विद CPSEs। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पब्लिक जो सर्विस इंस्टीट्यूशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में रिजोल्यूशन को, उनके बीच के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कोलिजन मैकेनिज्म सेटअप किया जाएगा। 3768 करोड़ जो है वो डिजिटल सेंसस इस बार का होने वाला है। हमें पता है दर 10 वर्षों में हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या की जो एक कैलकुलेशन होती है जिसको हम सेंसस बोलते हैं, 2011 में लास्ट हुआ था, इस बार 2021 में होगा और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो डिजिटल होगा। और याद रखिएगा इस बार का जो बजट है वो भी डिजिटल फर्स्ट टाइम बजट लॉन्च हुआ है। निर्मला सीतारामन जी ने टैबलेट पे जो है वो पूरा बजट अनाउंस किया। जनरली हार्ड कॉपी पे पेपर लेके आते हैं, फाइल लेके आते हैं और अनाउंसमेंट होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट हमारा बजट जो है वो डिजिटली लॉन्च हुआ। और इस बार की जो सेंसस होने वाली है वो भी डिजिटली होने वाली है। फिजिकल पोजीशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आएंगे आपके लिए। ये आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ है, बाकी का जो 29 लाख करोड़ से वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो एक देश को चलाने के लिए जिसकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, जनरल कॉस्ट लगती है, वो 29 लाख करोड़ लगेगी। और जो एक्सटर्नल जो पैसा खर्चा जाएगा वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट की यहाँ पे बात करी जा रही है कि 2021-22 में फिजिकल डेफिसिट क्या होगा। अभी देखिए फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि मेरा एक्सपेंडिचर माइनस मेरी इनकम। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ और मैं 120 रुपये खर्च करता हूँ, सो ये मेरे 20 रुपये का मेरा घाटा हो गया। 20 रुपये मुझे कहीं और से लाने पड़ेंगे, किसी से उधार लाना पड़ेगा, तो ये मेरा डेफिसिट हो गया। ये कितना परसेंट हुआ? 5%। 20 रुपये यानी 5%। तो ये 5% मेरे घर का, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये 5% मेरा घर का फिजिकल डेफिसिट है, मेरे घर का महीने का फिजिकल डेफिसिट है। वैसे ही हमारे कंट्री के लिए हर ईयर का फिजिकल डेफिसिट एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस साल का हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना होगा, यानी हमारा खर्चा जो है वो हमारी इनकम से कितना बढ़ेगा। तो इस बार का जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है वो है 6.8%। ये अमाउंट आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फिजिकल डेफिसिट, आपको ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये फिजिकल डेफिसिट याद रखिए। और ये है रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने फिजिकल डेफिसिट क्या बोला था? टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूँ तो वो होगी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू मैंने बताया क्या कि रिकरिंग, जो हर बार एक्सपेंडिचर हर साल होना ही होना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर।
और वो रेवेन्यू इनकम यानी जो हर बार इनकम आनी ही आनी है, टैक्स वाली या नॉन टैक्स वाली इनकम। इसके अलावा ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी डेफिसिट भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये दो वैल्यू याद रख लीजिए, फिजिकल डेफिसिट 6.8% और रेवेन्यू डेफिसिट 5.1%। तीनों के बारे में कुछ देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है, मैंने आपको क्या बोला था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। अभी देखिए टोटल इनकम में एक चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ पे जो गिननी है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो है ही आपकी। टोटल टोटल रिसिप्ट में क्या इंक्लूड होता है, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट और आपकी कैपिटल रिसिप्ट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट तो आएगी ही आएगी, ये तो पूरा टर्म है ही है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर तो आएगा ही आएगा। टोटल इनकम में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये दो चीज़ें हैं, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगी। और जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट में आपको नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को ही काउंट करना है। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट यानी क्या, यानी सपोज मैं कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जो मुझ पे डेप्ट यानी जिससे मुझ पे ऋण नहीं लागू होगा, मुझ पे ऋण नहीं चढ़ेगा, ऐसा मेरा जो खर्चा है वो मैं अगर इंक्लूड करता हूँ इसमें, तो वो मिल जाएगा। इन दोनों का माइनस करेंगे हम और इसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो मुझे मिल जाएगा मेरा फिजिकल डेफिसिट। वैसे ही प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि अगर आपने एक बार फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू निकाल ली, उसमें से इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, जो इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट पे आपका जो खर्चा हो रहा है, किसी को किसी से हमने उधार लिया है, हमारे देश ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी देश से, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, सो उसकी अगर अमाउंट, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट की अमाउंट अगर आप माइनस कर दे तो वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। देखिए यहाँ पे कुछ बोरोइंग का एक अमाउंट दिया गया कि ग्रॉस बोरोइंग कितना होगा, तो 12 लाख करोड़ का ग्रॉस बोरोइंग 2021-22 में सरकार करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इसके अलावा FRBM एक्ट, मैंने बोला था ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 है, उसके तहत जो है वो सरकार बोल रही है कि हमारा जो कंटिंजेंसी फंड है उसका एक अभी रूल है कि उसमें 500 करोड़ रुपए जो ऑलरेडी रखने हैं, ताकि हमारी जो आपदा के समय पे इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो हम कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सके। तो अभी उसमें प्रावधान है कि 500 करोड़ रखने हैं, जिसको 30,000 करोड़ तक इंक्रीज करने के लिए एक बिल लाया जाएगा। ये जब बिल इंट्रोड्यूस्ड होगा तब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बोला जा रहा है कि 500 करोड़ की लिमिट से इसको इंक्रीज करके 30,000 करोड़ करा जाए। देखिए यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कुछ सालों के लिए जो है वो बताया गया कि पिछले साल 2020-21 का जो था वो एक्चुअल कितना था, 9.5% फिजिकल डेफिसिट पहुँच गया था। अगर मैं 21-22 के लिए एक्सपेक्टेड बात करूँ तो 6.8 है, और 2025-26 के लिए 4.5% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट के ये जो तीनों वैल्यूज़ है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट बोरोइंग ऑफ द स्टेट, जो स्टेट को बोरो करने की कितनी लिमिट है उनके पास, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो 4% अपने GSDP का, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपने स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हर एक राज्य का हर एक राज्य का खुद का जो GDP है, वो GDP का 4% जो है वो स्टेट बोरो कर सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को बेयर करने के लिए। ऐसा 15 फिनेंस कमीशन ने जो है वो रिकमेंडेशन दिया है। इसके अलावा भी और 0.5% इमरजेंसी में जो है वो बोरो कर सकते हैं, यानी टोटल 4.5% जो है वो अपने GDP का हर एक स्टेट जो है वो बोरो कर सकते हैं। 15 फिनेंस कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए, जिसमें से स्टेट को जो शेयर देने के हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 41% जो है वो पैसा सेंट्रल को जो है वो स्टेट को अभी देना पड़ रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो है वो फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टैक्स प्रपोजल के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स यानी क्या क्या, आपका इनकम टैक्स है, आपका कॉरपोरेट टैक्स है, ये सारे जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं। एक फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील इंट्रोड्यूस्ड किया जाएगा, जिससे जो भी हमारी जो प्रोसेस होती है, जो फिजिकल मोड पे होती है, उसको पूरा डिजिटलाइज या फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा, जिससे एक टाइम सेविंग जो है वो टेक्निक जो है वो डेवलप करेंगे, टाइम सेव होगा और जो सारा डेटा है वो भी आपके सिस्टम पे आ जाएगा। सीनियर सिटीजन को रिलीफ मिले, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीनियर सिटीजन जितने भी 75 ईयर्स एज के ऊपर हैं, उनके जितने भी पेंशन और जितने भी इंटरेस्ट उनको मिल रहे हैं, वो सारे के सारे 0% टैक्स के ऊपर लगेंगे, यानी कि उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एज आपको याद रखनी है 75 ईयर्स एंड अबव। NRI को भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है टैक्सिंग में। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी के तहत जो
टर्नओवर है, अभी देखिए टैक्स ऑडिट होता है, हर एक जो भी कंपनी होती है कंपनी का टैक्स ऑडिट होता है। तो अभी क्या प्रावधान है कि जितने भी कंपनीज जो है वो 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है, जितनी भी कंपनीज है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उन सभी कंपनीज का जो है वो टैक्स ऑडिट होगा। सो नया प्रावधान क्या बताया जा रहा है कि ये कंपनीज को लिमिट हम जो है वो 10 करोड़ करेंगे। कौन कौन सी कंपनीज के लिए? जो भी कंपनीज अपने 95% ट्रांजेक्शन जो डिजिटली करेगी, ऐसी कंपनी के लिए हम ये लिमिट 10 करोड़ कर देंगे, यानी 10 करोड़ तक जो है वो उनका टैक्स ऑडिट नहीं होगा, उनके टर्नओवर तक उनका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, जितने भी डिस्प्यूट के केसेस हैं उसको रीओपन करने का टाइम जो है वो 6 साल से 3 साल किया जा रहा है। याद रखना ये पूछा जा सकता है, अगर टफ से टफ क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो डिस्प्यूट रिड्यूसल यानी जितने भी कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, सो वो इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो रिड्यूस करने के लिए, उसका रिजोल्यूशन करने के लिए, जो केस अगर फिर से रीओपन किया जा रहा है तो उसका एक टाइमिंग पहले था कि 6 साल के बाद ही आप केस रीओपन कर सकते हो, जिसको घटाकर उसका टाइम 3 साल किया जा रहा है, यानी कि 3 साल के बाद आप केस रीओपन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक बात याद रखनी है, नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि ट्रिब्यूनल का काम क्या है, टैक्स अपीलेट यानी टैक्स के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के लिए एक फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया जाएगा। डिविडेंड में रिलीफ, REITs हमने बात की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, उनको डिविडेंड में जो है वो रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सपोर्टिंग हाउसिंग फॉर ऑल, जो भी हाउस बाई कर रहा है, अगर उन्होंने लोन ली है तो उनको लोन में जो है वो 1.5 लाख तक का जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये स्कीम जो है मार्च 2022 तक इंक्रीज की जा रही है। ये हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज लॉन्च किया गया था लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में, तब ये जो है वो इनिशिएटिव एक सरकार के द्वारा बोला गया था कि जितने भी पर्सन हैं जो अपने घर का घर लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो लोन ले रहे हैं तो उनको लोन में 1.5 लाख तक का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा इंटरेस्ट पे, और ये स्कीम को जो है वो भी मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके अलावा टैक्स हॉलीडे स्कीम भी है जो लॉकडाउन के टाइम पे ही रिलीज़ हुई थी, एक इनिशिएटिव रिलीज़ हुआ था, वो भी उसको मार्च 2022 तक इंक्रीज़ किया जा रहा है। मैंने आगे बात की थी कि जो गिफ्ट सिटी है वो इंटरनेशनल फिनेंस हब पूरा बनाने की बात हो जा रही है, उसमें भी टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। जितनी भी कंपनीज आएंगी, इंटरनेशनल कंपनीज हो या हमारी नेशनल कंपनीज हो, सबको जो है वो टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा। रिलीफ टू स्मॉल ट्रस्ट, जितने भी स्मॉल ट्रस्ट है उनको एक रिलीफ दिया जा रहा है 1 करोड़ टू 5 करोड़ तक का, 1 करोड़ टू 5 करोड़ तक का उनको जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। लेबर वेलफेयर की बात करें तो कैपिटल गेन एग्जाम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप एक्सटेंड टिल 31 मार्च 2022 तक, ये भी इसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। कैपिटल गेन एग्जाम्पशन, जितना भी उनका कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसको एक कैपिटल टैक्स बोला जाता है। जितना भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर एक कंपनी को। सो उसमें भी जो है कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं, जिसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2022 तक। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, और आपके लिए, हमारे लिए मतलब एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमको तो बस ये याद रखना है कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ की बात करें तो कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो एक नया स्ट्रक्चर पूरा लॉन्च होगा 31 अक्टूबर 2021 से। सो ये डेट आपको एक याद रखनी है कि कस्टम ड्यूटी के ऊपर एक नया स्ट्रक्चर आ रहा है। जैसे कि जीएसटी में अब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, वैसे ही कस्टम ड्यूटी का एक नया रिवाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर लॉन्च किया जाएगा 1 अक्टूबर 2021 से। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, याद रखना मोबाइल फ़ोन हमारे जो महंगे होने वाले हैं, अगर आप जो फॉरेन के जितने भी कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो या साउथ कोरियन हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करें वो महंगे होने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो 2.5% करी जा रही है, जो पहले ज़ीरो थी, नील रेट पे था इसका कस्टम, जो 2.5% की जा रही है, यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन महंगे होने वाले हैं। इसके अलावा आयरन और स्टील पे भी ये जितने भी कुछ आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉन अलॉय अलॉय प्रोडक्ट है, स्टेनलेस स्टील है, सेमीज है, फ्लैट है, ये कुछ टाइप के स्टील्स होते हैं, कुछ टाइप के आयरन्स होते हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ में, कस्टम ड्यूटीज़ में, इंपोर्ट ड्यूटी में जो है चेंजेस किए जा रहे हैं, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें भी जो है वो रिड्यूस किया गया है। जो हमारी कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, वो 5% पे ला दिया गया है, उसको रिड्यूस करके सारे टेक्सटाइल के लिए। पहले क्या था कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हुआ करती थी, सभी टेक्सटाइल के लिए एक सेम वैल्यू कर दी गई है 5%। केमिकल के लिए भी जो नेफ्ता है, केमिकल में नेफ्ता नेफ्ता की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 2.5% कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनकी कस्टम ड्यूटी को भी रिड्यूस किया गया, यानी गोल्ड एंड सिल्वर आपके सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे होने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जितने भी सोलर इन्वर्टर्स हैं उनकी ड्यूटी जो है वो 5% या 20% कर दी गई है इंपोर्ट करने पर। जो अगर आप इसका एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वही है कि हम जितना हो सके उतना इंपोर्ट बाहर के देशों से कम करें। अगर हम यहाँ पे अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, और जो है हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो भी आइटम प्रोड्यूस की जा रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। इसके पीछे का यही रीज़न है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कराते हैं हम, उस पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है 10 से 15% तक, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ ईज ऑफ कंप्लायंस, तुरंत कस्टम इनिशिएटिव, एक फेसलेस, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम मेजर के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। हमने ऑलरेडी आगे बात की कि कस्टम पे एक नया पूरा स्ट्रक्चर आने वाला है कस्टम के टैक्स पे 1 अक्टूबर 2021 से। सो उसी के तहत एक तुरंत कस्टम इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जाएगा। अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स की बात करें, कोविड-19 पेंडेमिक में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जो भी इनिशिएटिव लिए, जो भी उन्होंने पहल की, जैसे भी पूरे कोविड-19 को उन्होंने टैकल किया है, सो सरकार ने हमारी जो सरकार ने जो है वो उनकी अचीवमेंट्स बताई है कि क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च की गई थी लॉकडाउन के टाइम पे 2020 में, टोटल उसकी कॉस्टिंग थी 2,76,000 करोड़, जिसमें फ्री फूड गेन दिया गया, जो राशन जो दिया गया वो 80 करोड़ पीपल को दिया गया। फ्री कुकिंग गैस 8 करोड़ लोगों तक पहुंचाई गई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हम बोलते हैं वो 40 करोड़ फार्मर्स, वुमन और एल्डरली पुअर पीपल को जो है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे को जमा किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया जो 23 लाख करोड़ का था, मोर देन 10% ऑफ आर जीडीपी था। लेकिन ये एक्चुअल में सरकार बोल रही थी कि 10% जीडीपी का है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जो है वो एनालिसिस देखेंगे, सो ये हार्डली जो है वो 2% कुछ हो रहा था। अगर आप एक्चुअल जो है वो फैक्ट के साथ बात करेंगे हम, तो ये 2% हो रहा था, क्योंकि इसमें सेंट्रल का डायरेक्ट स्पेंडिंग, जो डायरेक्ट सेंट्रल पैसा देगी, वो बहुत कम था। ये हाँ, टोटल 23 लाख करोड़ था, टोटल 10 लाख ऑफ जीडीपी था, लेकिन उसमें जो आरबीआई से और सेंट्रल बैंक्स के लोन लेने की बात करें तो वो पोर्शन ज़्यादा हो रहा था, रादर के गवर्नमेंट खुद उसमें स्पेंडिंग करे। सो अगर हम वो बैंक से लोन लेने की बात और वो जितने भी उसके तहत इनिशिएटिव और जितने भी पहल थी, अगर वो उसको हम हटा दें, सो हार्डली जो था वो 2% ऑफ जीडीपी हमारे हुआ करता था 2020 में जो लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी जो आत्मनिर्भर भारत वो है वो 1, 2, 3 के अनाउंसमेंट किए गए टाइम पे 2020 में। 5 मिनी बजट उनको कहा गया था, और बिल्कुल ज़रूरत भी थी उस टाइम पे। पूरा देश बंद था, पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी थी, ऑलरेडी 2 क्वार्टर से इकोनॉमी माइनस में चल रही थी, टेक्निकल रिसेशन चल रहा था, लोगों की जॉब्स चली गई थी, अगर जिनकी जॉब्स नहीं गई थी उनकी सैलरी कम कर दी गई थी। सो बहुत एक टफ टाइम था, और उस टाइम पे जो है वो कुछ बजट, मिनी बजट जिसको आप बोल सकते हैं, सरकार के जो स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किए गए ऐसे पैकेजेस को, सो ज़रूरत भी थी और सरकार ने किया। 27.1 लाख करोड़ के वर्थ के जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन ऑल 3 एनबी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो थे, वो टोटल मिला के जो थे वो 13% ऑफ जीडीपी बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला है ना, इंक्लूडिंग आरबीआई मेजर्स। अगर हम ये आरबीआई मेजर्स को माइनस कर दें, क्योंकि मेजर जो पोर्शन था वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का वो आरबीआई मेजर्स ही थे, बैंकों से लोन लेने की बात करी जा रही थी, अगर उसको माइनस कर दें तो हार्डली जो है वो 2 से 3% जीडीपी का हो रहा था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए 2020 में, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं एक बार बता देता हूँ ऊपर से। एमएसएमई के लिए उसका रीडेवलपमेंट, हमारा मिनरल सेक्टर है उसका डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये तो चल ही रहा है जब से एनडीए सरकार आई है तब से। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके अलावा कोविड-19 को फाइट करने के लिए अभी हमारी 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है जिसका इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कौन कौन सी है, कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। कोवैक्सीन कौन बना रहा है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं,
और कोविशील्ड जो है वो हमारी उसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, अदर पूनावाला जिनके सीईओ हैं, वो उनका प्रोडक्शन कर रही है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ये दोनों ने मिलकर वैक्सीन को कोविशील्ड को डेवलप किया है। 100+ कंट्रीज़ में जो है हमने ये दोनों वैक्सीन को जो है वो सप्लाई किया है। हमारा एक वैक्सीन मैत्री करके इनिशिएटिव अभी जस्ट इंडिया ने जनवरी मंथ में ही, दिसंबर जनवरी में ही भारत सरकार ने लॉन्च किया, जिसके तहत हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स, मॉरिशस, जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, इन सबको भी हमने जो है हमारी ये 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई दी, और 2 नई वैक्सीन एक्सपेक्टेड करी जा रही है इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होगा। और बताया जा रहा है कि लोएस्ट डेथ पर मिलियन यानी 10 लाख में लोएस्ट डेथ पर मिलियन और लोएस्ट एक्टिव केसेस अभी इंडिया में पाए गए। 2021 हमारे लिए माइलस्टोन फॉर द इंडियन हिस्ट्री। ये जो 2021 का ईयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्या क्या घटनाएं होने वाली है 2021 में। तो 75th ईयर ऑफ आर इंडियन इंडिपेंडेंस जो हम 2021 में इस बार मनाएंगे 15 अगस्त को। 60 ईयर्स ऑफ गोवा असेसिनेशन टू द इंडिया। गोवा का असेसिनेशन हमने कब किया, 19 दिसंबर 1961, 19 ऑफ दिसंबर। ऑपरेशन विजय था ना, 19 ऑफ दिसंबर। ऑपरेशन विजय जो है हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। ऑपरेशन विजय से जो है वो गोवा हमने लिया पोर्टुगीज से 1961 में। 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसको 50 साल पूरे हो रहे हैं 2021 में। 1971 के वॉर के बाद ही, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो ईस्ट पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वो पूरा स्वाधीन हुआ, आज़ाद हुआ, और जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। 8th सेंसस होने वाला है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो पूरा डिजिटली जो है वो सेंसस होगा, डिजिटली पूरा प्रोसेस होगा। इंडिया के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आने वाली है। ब्रिक्स, BRICS, यही नाम से याद रखना है। B यानी ब्राज़ील, R यानी रशिया, I यानी इंडिया, C यानी चाइना, S यानी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का सभ्य बना। 2019 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी था, 20 में रशिया था, 2021 में अभी हमने बात की कि इंडिया जो है वो इसका प्रेसिडेंट होने वाला है पूरे साल के लिए। इसी तरह 2022 में चाइना होगा और 2023 में साउथ अफ्रीका होगा। लाइन टू लाइन याद रखना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाले हैं, गगनयान भी लॉन्च करने वाले हैं, और हरिद्वार महाकुंभ होने वाला है 2021 में। आत्मनिर्भर भारत के कुछ विजन की यहाँ पे बात करी जा रही है, ये आप पढ़ लेंगे तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा संकल्प क्या रहा आत्मनिर्भर भारत के लिए, हम क्या करना चाहते थे आत्मनिर्भर भारत में, तो कि एक नेशन फर्स्ट, यानी कि हमारे देश में जो भी चीज़ वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम यूज़ करें, इम्पोर्ट बिल हमारा कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, मेजरली चाइना पे, वो डिपेंडेंसी कम हो। इसी के तहत यही तर्ज पे जो है वो आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया गया। इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो फार्मर की इनकम को डबल करना है 2022 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दी इंडिया चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने 2021-22 के बजट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आप बिलीव करिए कि इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपने अगर ये सेशन देखा हुआ है तो बिलीव मी, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मैंने माइक्रो टू माइक्रो पॉइंट जो है वो कवर किए हुए हैं हमारे इस वीडियो में, हमारे बजट के बारे में। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। सो वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपने PC, लैपटॉप या फ़ोन में सेव कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे भी कोई भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, तो आप डायरेक्टली हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हम जो है वो डिफरेंटली मतलब अलग से जो है आपको एक वीडियो आपकी क्वेरी का रिजॉल्व करवाएंगे, उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे अलग से, जिसमें आपके सारे जो है क्वेरीज़ का रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।